चलिए, कल हमने देखा कि कुंडली में जो प्लैनेट्स होते हैं उनमें जो साइन लॉर्ड लिखा होता है, स्टार लॉर्ड लिखा होता है, वो कैसे हम उसको कुंडली में देख सकते हैं, है ना। साइन लॉर्ड तो सिंपल सी बात है, प्लैनेट जिस राशि में बैठा है उस राशि का जो लॉर्ड होगा वो साइन लॉर्ड बन जाता है। फिर हमने देखा कि एक राशि जो होती है उसमें 2.25 नक्षत्र होते हैं। ठीक है, 2 1/4 2.25 नक्षत्र होते हैं। और वो नक्षत्र भी क्या होते हैं, एक नक्षत्र 4 चरण में बटा हुआ था। इट मींस एक राशि में 9 चरण होते हैं। हमने देखा कि एक नक्षत्र जो होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। अब देखिए, कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया कि ये जो 13 डिग्री 20 मिनट हैं, इसके 9 भाग किए। ठीक है, वो क्यों किए मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो 9 भाग बनाए वही जाकर कस्पल सबलॉट थ्योरी आई। ठीक है, वो क्या करते थे, जब उन्होंने कृष्णमूर्ति पद्धति मतलब बनाना शुरू किया, तो वो डेली जो उनके साथ घटनाएं घटित होती हैं उसको वो नोट करते थे, ध्यान रखते थे और उसको एनालाइज करते थे कि आज ही मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये चीज मेरे साथ कल क्यों नहीं हुई, आज ये प्लेनेट ऐसा है तो रिजल्ट ऐसा आना। जैसे अब जब आप आगे पढ़ेंगे, एडवांस पढ़ेंगे, तो हम जो डेली की एक्टिविटीज होती हैं वो मून से देखते हैं। मून से कैसे देखते हैं कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है, उसका नक्षत्र लॉर्ड हमारे लिए किस प्रकार से एक्ट कर रहा है, वो हमारी डेली रूटीन होती है। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि कस्पल सबलॉर्ड जो होता है, कस्पल सबलॉर्ड मतलब वो पॉइंट जहां पर एक कस्प स्टार्ट होता है या एक पार्टीशन स्टार्ट होता है, तो कोई भी प्लेनेट अपने नक्षत्र में जब एंटर करता है तो वो अपने रिजल्ट देना शुरू कर देता है। ठीक है, ये उन्होंने पाया था। तो आज हम थोड़ा सा उसका मैथमेटिक्स देख लेते हैं, एक दो मैं निकाल के आपको बता देता हूँ ताकि आपकी जो जिज्ञासा है वो पूरी हो जाएगी। चलिए, स्क्रीन आ रही नजर? सभी को स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। हम्म, चलिए, मैं अब आपको दिखाता हूँ सबलॉट कैसे देखते हैं, सबलॉट कैसे बनते हैं। देखो, सबसे पहले तो सब लॉट कहाँ से शुरू होगा, या हमने कल देखा था ना, नक्षत्र लॉट की शुरुआत कहाँ से होती है, जो महादशा का ऑर्डर होता है। महादशा का ऑर्डर। ठीक है, महादशा का ऑर्डर क्या होता है, केतु, केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, सन, सूर्य के बाद चंद्र, मून, चंद्र के बाद मंगल, मंगल के बाद राहु। जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न। सर मंगल के बाद राहु नहीं आता? छूट गया राहु। मंगल के बाद राहु, राहु के राहु, बाद जुपिटर, जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न सैटर्न के बाद एंड देन मरकरी। मरकरी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लैनेट्स। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कोई भी ऑर्डर है हमेशा केतु से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, कल हमने देखा था नक्षत्र लॉर्ड, तो पहला नक्षत्र लॉर्ड आपने देखा था केतु बना था, दूसरा जो नक्षत्र लॉर्ड था वो वीनस बना था, और तीसरा वीनस, सन बना था। क्योंकि सन का रिपीटेशन हुआ था तो नेक्स्ट में भी सन आ गया था। सन। ठीक है, अब देखिए, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो CSL पढ़ रहे हैं ना। ये शब्द ध्यान रखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, दैट इज कॉल्ड कस्पल सबलॉट, है ना। अधिकांशतः केवल व्यक्ति सबलॉट बोल देता है। ठीक है, सबलॉट शब्द का प्रयोग तब करना है जब आप प्लैनेट के लिए इसको देखें। ठीक है, जब हाउस के लिए देखते हैं तो आप हमेशा उसको बोलें कस्पल सबलॉट, क्योंकि हाउस का मतलब कस्प होता है। कस्पल सबलॉट मतलब हाउस का सबलॉट है ये। ठीक है, और जब केवल सबलॉट कहते हैं तो वो प्लैनेट का सबलॉट है, क्योंकि आपने देखी दो टेबल होती है, ऊपर प्लैनेट होते हैं, नीचे हाउसेस होते हैं। ठीक है, तो कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया, 13 डिग्री 20 मिनट्स इसको क्या किया, 9 पार्ट्स में डिवाइड किया। क्यों किया, क्योंकि उन्होंने देखे कितने प्लैनेट्स होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं। 9। ठीक है, अब एक चीज और था पार्टीशन के लिए, कि
केतु की महादशा कितने साल की होती है? केतु कितने साल की महादशा होती है? 7 साल। 7 वीनस की कितनी होती है? 20 साल। 20। हाँ, सन की कितनी होती है? 6। ठीक है। सन के बाद मून की कितनी होती है भाई? 10 वेरी गुड। फिर मंगल की, मार्स की 7 7। वेरी गुड। राहु की 18 जुपिटर की 16 16। सैटर्न की 19 19। और मर्क्यूरी की रेस्ट ऑफ ये दो 17 है ना। तो आप जब इनका टोटल करेंगे तो ये आएगा 120 ईयर। कितना आएगा? 120 ईयर्स। मतलब जो 7 प्लैनेट्स हैं उनको एक साइकिल कितना माना गया है किसी व्यक्ति के लिए, किसी पर्सन के लिए? 120 ईयर का साइकिल माना गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि पाराशर जी ने क्या कहा है कि एक व्यक्ति का लाइफ स्पैन कितना होगा? 120 ईयर का होगा। इस 120 ईयर में उन्होंने क्या किया? प्लैनेट्स के भागीदारी तय करी, मतलब पार्टीशन तय किए किस प्लैनेट को कितना समय मिलेगा। तो उन्होंने केतु को 7, वीनस को 20, सन को ये दिया। तो ये जो 13 डिग्री 20 मिनट का हम डिवीजन करेंगे, इसी बेस पे करेंगे। किस बेस पे करेंगे? कि पूरे 120 ईयर में केतु की कितनी हिस्सेदारी है, इस 120 ईयर में के वीनस की कितनी हिस्सेदारी है, इस 120 ईयर में सन का कितना पार्टिसिपेशन है, 6 ईयर का है, इस 120 ईयर में मून का कितना पार्टिसिपेशन है आपकी लाइफ में, 10 ईयर का है, 10। महादशा के रूप में। ठीक है। तो यही उन्होंने आधार बनाया। एक तो 9 का बेस क्या था कि 9 प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है। इसीलिए उन्होंने 13 डिग्री 20 मिनट जो कि एक नक्षत्र होता है उसको उन्होंने 9 हिस्से में किया। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री बराबर कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। कल कैलकुलेशन में अपन ने यूज किया था। क्लियर है? तो जी। 13 डिग्री बराबर कितना होगा? 13 × 60। ठीक है, किसी को कोई डाउट? कितना आएगा? 780। मिनट। डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आई मेरी बात? अभी कितने मिनट बचे हैं? 20। 20 मिनट्स। ये 20 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ध्यान रखिए, ये 800। 13 डिग्री लिखा है, ये 20 मिनट्स, तो हमने डिग्री को मिनट में कन्वर्ट किया, मिनट को कुछ नहीं करना है हमें। तो कितने 800। मिनट्स आएंगे? 800। मतलब कि उन्होंने 13 डिग्री 20 मिनट के 9 हिस्से नहीं किए। किसके 9 हिस्से किए? 800 मिनट्स के। किसके हिस्से किए? 800 मिनट्स के। 800। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा लंबा टाइम स्पैन है ना, है कि नहीं? बोले भाई इतने लंबे स्पैन में तो प्रोडिक्शन बदल जाएगी, इसीलिए उन्होंने ये काम किया था। ठीक है। ये इसके पीछे लॉजिक है। 9 हिस्से और क्यों कर डाले उन्होंने? उन्होंने देखा 13 डिग्री 20 मिनट का टाइम के अकॉर्डिंग तो बहुत बड़ा स्पैन होता है भाई। यदि बहुत बड़ा स्पैन है तो इस स्पैन में बहुत सारे लोग पैदा होंगे, बहुत सारे लोगों की प्रोडिक्शन अलग अलग आएगी, इसलिए उठा के उन्होंने ये काम कर दिया। ठीक है। चलिए मैं एक दो प्लैनेट्स के आपको बता देता हूँ, बाकी आप लोग समझदार हैं, कर लेंगे। देखो, ध्यान देना। केतु। केतु केतु का महादशा कितना होता है? 7 ईयर। सर। ठीक है, केतु का कैलकुलेशन करो। अब देखिए, टोटल टाइम पीरियड कितना है? 120 120 इयर्स। ईयर। इस 120 ईयर में केतु की हिस्सेदारी कितनी है? 7 ईयर। 7। समझ में आ गई मेरी बात? जी। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय ये 800। ये 800 क्या है? 13 डिग्री 20 मिनट है। अंडरस्टैंड? तो तेरह जी। डिग्री 20 मिनट में केतु की कितने हिस्सेदारी है? 7/120। वाई 7/120? बिकॉज 120 ईयर जो है टोटल टाइम पीरियड, जिसमें से केतु की पार्टिसिपेशन केवल 7 साल के लिए। ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। क्लियर है ये? कोई डाउट? सही कैंसिल किया ना मैंने?
यही आएगा। जी। हाँ जी। ठीक है, ध्यान से देखना है। अब बचपन में आपने किया होगा, 3 4 जा 12, 12। कितना बचा रिमाइंडर? रिमाइंडर कितना 2। बचा? 2। 2। 2 and 0 20, 3 6 जा 18। 18, रिमाइंडर कितना बचा? 2। इसको ऐसे ही 2। लिखेंगे। किसी को कोई जी। डाउट? ये मैथमेटिक्स आपने बचपन में की होगी, क्लियर है ये चीज? हाँ जी। जी। देखिए, ये क्या है? टाइम है। 800 क्या है? टाइम है। तो ये भी मिनट्स। टाइम है, तो ये मिनट्स है ना। 46 मिनट 2/3। अब 3। देखिए, इसको अलग कर रहा हूं मैं, ये मिनट्स है, ये इसको 60 से इंटू कर दीजिए। ठीक है, कितना आएगा? कितना आया? 40। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे ना, 46 6 मिनट्स मिनट्स 40 सेकेंड। सेकेंड। ओके। ये केतु की हिस्सेदारी है, किसमें? 13 डिग्री 20 मिनट में। ठीक है, ये चीज समझ में आई? ये इतना समझ में आ गया मैथमेटिक्स की नहीं आया? देखिए, जब आप कुंडली देखते हैं तो आपको क्या मिलता है? डिग्री मिलता है, फिर मिनट मिलता है, फिर क्या मिलता है? सेकेंड। सेकेंड मिलता है। ये चीज क्लियर है? तो यहां पर आपको डिग्री, डिग्री मिली है क्या? नहीं मिली। नहीं। 0 डिग्री, 46 मिनट 6 एंड मिनट। 40 सेकेंड। ये है केतु की हिस्सेदारी। ठीक है, मतलब केतु का यदि स्पान आप कहीं पर देखेंगे तो वो कहां से शुरू होगा? 0 डिग्री 46 मिनट 40 सेकेंड से। ठीक है, ये होता है सबलॉट का डिवीजन। सेकंड देखिए, केतु के पास किसकी दशा आएगी? वीनस। वीनस। ये कितने साल की होती है भाई? 20 ईयर की। 20। चलिए, सेम फॉर्मूला है। 120 ईयर में वीनस को मिला है 20 ईयर। अब 800 में कितना मिलेगा वीनस को? 20। क्लियर है? कितना आएगा? ठीक है, अब देखना है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कितना बचेगा भाई? 1। हाँ जी, 1। 1/3। हाँ, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। 3। तो 1/3 में कितने का मल्टीप्लाई कर दो? 60 का। 60। तो कितना हो जाएगा? 20। क्लियर है? 20 यहाँ तक कोई डाउट? मतलब 133 1 मिनट मिनट 20 20 सेकेंड। सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान देना, 120 मिनट्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1 डिग्री या 1 आवर, सॉरी 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री होता है। ऊपर जी। करा था अभी। 20 तो 120 मिनट्स इज इक्वल टू कितना होगा? 2 2 डिग्री। डिग्री। यहाँ कितने मिनट, कितनी डिग्री छुपी हुई है देख लीजिए आप। then 2 degree 13 minute हम्म, and 20 second. 2 degree 13 minute and 20 second. हाँ, तो देखिए इसके अंदर जो है हमने 120 मिनट्स माइनस कर दिए, मतलब 2 डिग्री। ठीक है, ये 13 मिनट्स बचा हुआ है ना, जी। 13 मिनट्स, minutes और and ये 20 20 second. सेकेंड। Second. ये किसकी पार्टिसिपेशन है? वीनस की। Venus. ठीक है, मतलब आप कहेंगे, देखो इसको समझना कैसे, 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड से लेकर 0 डिग्री 46 मिनट 40 सेकेंड तक केतु रहेगा। ओके, अगला जी। स्पैन जो चालू होगा 0 डिग्री 46 मिनट 40 सेकेंड से लेकर 2 120 डिग्री नहीं 2 2 degree डिग्री 13 minute 13 मिनट्स और 20 and सेकेंड तक 20 कौन second. रहेगा? Venus. वीनस रहेगा। कल आपने देखा था ना टेबल में स्पैन,
वो 13 डिग्री 20 मिनट के स्पैन थे, वो याद है आपको कल का? ठीक है, अब उस स्पैन को भी आपने बांट दिया। समझ में आया मेरी बात? तो ये जी। सबलॉट बनता है, इसी को बोलते हैं कस्पल सबलॉट। ठीक है, इसी प्रकार से आप पूरे 9 प्लैनेट्स के निकाल सकते हैं। सर वो स्पैन का, हाँ, शुक्र का स्पैन हमें वो केतु के स्पैन से ऐड नहीं करना है, सेकेंड स्पैन टाइम। नहीं, ये केतु के बाद वीनस आएगा ना, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा ये। भाई केतु शुरू हो रहा है तो 0 डिग्री से शुरू होगा, तो केतु का स्पैन है 0 डिग्री 46 मिनट 40 सेकेंड, तो पहला स्पैन तो यही आएगा ना। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, और अगला स्पैन यहीं से शुरू होगा, इसीलिए तो इसको कस्प कहते हैं। कस्प का मतलब आप समझते हैं? ये लाइन, मतलब ये जो हिस्सा है यहाँ पर एंड हो रहा है और यहीं से ये दूसरा स्टार्ट हो रहा है। अंडरस्टैंड? इसी को कस्प कहा जाता है। कस्प मतलब होता है ज्वाइन पॉइंट। सर जी केतु में ऐड करना रहेगा क्या, देखिए एक बार। क्या चीज? केतु में ये ऐड करना रहेगा शायद। नहीं, केतु में ऐड नहीं करना, स्पैन लिख रहे हैं ना। 46 सेकंड, देखिए एक बार 46 मिनट तक तो और रहेगा, उसके बाद ये 2 मिनट 2 डिग्री ऐड करना इसका पड़ेगा शायद। स्पैन, वीनस का स्पैन 2 डिग्री 13 मिनट्स 20 सेकेंड। हाँ हाँ, ये यहाँ से केतु से शुरू होगा ना, बट सेकेंड, यहाँ से शुरू हो रहा है ना, देखिए केतु से ही शुरू हो रहा लेकिन उसका एंड तो नहीं है ना सर, वीनस का 2 डिग्री 13 मिनट का एंड तो नहीं है वो, तो स्पैन आएगा ना 46 मिनट में आपको ऐड करना। है। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, केतु में देखो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखो, आप समझ में आ जाएगा। समझ गया, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। देखिए यहाँ पे क्योंकि हम टाइम बस केतु का जो देखिए। ले रहे हैं सर, एक हाँ मिनट सर, केतु का जो ले रहे हैं 0 से ले रहे हैं 46 मिनट तक ले रहे हैं, हाँ, 0 0 to से 46। 46 मिनट तो तक ले रहे उसमें हैं। मतलब वो उतना स्पैन हो गया ना, 46 मिनट तक हाँ का मैं बता स्पैन रहा हूँ, उसमें हो देखो गया। टाइम स्टार्ट होगा 0 से। ठीक है, ये जाएगा पहले 46 मिनट, कितना 20 सेकेंड आया था, 40 सेकेंड, 40 सेकंड 40 सेकेंड आ गया। अगला स्पैन जो वो यहीं से शुरू होगा ना, इसके बाद का यहीं से स्पैन। शुरू हो गया, लेकिन 2 डिग्री हाँ, ऐड करना पड़ेगा सर शायद, वो थोड़ा। हमें भी यही कंफ्यूजन है नहीं सर। नहीं, जब आप टाइम लिखेंगे तब ऐड करना पड़ेगा, डिग्री में नहीं ऐड करना है। जैसे ही आप डिग्री लिखेंगे तो ऑटोमेटिक डिस्क्लोज हो जाएगा ना वो। ये डिग्री लिखी हुई है, टाइम नहीं लिखा है। तो एंड पॉइंट आ रहा है वो। हाँ, कल आपने देखो देखा था ना, कल मैंने आपको बताया था ना, पहला वाला 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट, फिर अगला मैंने बताया था 13 डिग्री 20 मिनट से फिर 26 डिग्री 20 40 मिनट। सेकेंड। ठीक है, जब हम या डिग्री लिखते हैं तो डायरेक्ट लिखना पड़ता है, जहां एंड होगा वहीं से दूसरी डिग्री चालू होगी। ठीक है। तो एक बार सबको होमवर्क दे दीजिए सर, चले पता चलेगा 13 डिग्री 20 मिनट को हाँ एंड हो जाएगा, लास्ट जो मरकुरी हाँ आएगा। हाँ, क्योंकि तो प्लैनेट एक को बार देखना है ना, मैं प्लैनेट को देखना है। ठीक है, तो प्लैनेट को हम डिग्री से ही देखेंगे, तो ये हम डिग्री का स्पैन लिख रहे हैं, मतलब 0 डिग्री से 46 मिनट तक का जो स्पैन है, वो स्पैन किसका होगा? वीनस का होगा। फिर जैसे ही ये डिग्री खत्म हो जाएगी, उसके बाद किसका स्पैन चालू हो जाएगा? वीनस का चालू हो जाएगा। ठीक है, ये जो 9 पार्टीशन है ना, ये देखिए, ये शुरू होगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा और यहीं से दूसरा चालू हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 0 डिग्री वाला है, ये 46 मिनट वाला यहीं से शुरू होगा, सेकेंड वाला 46 मिनट से आगे बढ़ेगा, जो कि जाएगा कहाँ तक? 2 डिग्री 30 मिनट्स तक जाएगा। तभी तो 0 से लेकर 13 डिग्री तक आप पहुंचेंगे ना, 20 मिनट्स तक। इसी के तो हिस्से कर रहे हैं ना हम ये पॉइंट लिख रहे हैं, ये 46 वाला पॉइंट है, ये 2 डिग्री वाला पॉइंट है, फिर ये नेक्स्ट पॉइंट है, फिर ये नेक्स्ट पॉइंट है, एंड में हम यहाँ पहुंच जाएंगे 13 डिग्री 20 मिनट्स पे। ठीक है, हम उसके पार्टीशन लिख रहे हैं डिग्री में, किसको कितना पार्ट मिला है। ठीक है, इस प्रकार से आप सारे प्लैनेट्स के निकाल के देखिएगा, और उसको पूरा जब आप ऐड करेंगे तो आपको 13 डिग्री 20 मिनट्स मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट को तो वही एंड होना है ना सर, मरक्यूरी का एंड तो 13 हाँ मरकरी में देख एंड लेंगे। होगा। वो आप करिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जी जी। तो जिसका जितना क्या होगा, महादशा में ज्यादा टाइम पीरियड होगा, उसको उतनी ज्यादा डिग्री मिलती है। मतलब जहां पर भी वीनस आएगा उसकी डिग्री क्या होगी? ज्यादा मिलेगी। तो डिग्री ज्यादा मिलने से कुंडली सही होती है, क्योंकि टाइम स्पैन में मिस्टेक होने की संभावनाएं कम हो जाती है। ठीक है, जैसे हम सूर्य की बात करें, सन सन का कितना होता है? ओनली 6 होता है, तो उसको बहुत कम समय मिलेगा। ठीक है,
जैसे केतु है 7 साल का है, तो केवल कितना मिल रहा है, 46 मिनट का स्पैन मिल रहा है। और डिग्री में बात करेंगे तो 0 डिग्री 46 मिनट 47, मतलब 1 डिग्री से भी कम का समय है इसके पास। लेकिन वीनस के पास देखो 2 डिग्री का समय है, 2 डिग्री मायने रखता है। ठीक है, 13 डिग्री में 2 डिग्री कौन ले गया, वीनस। ठीक है, तो वीनस का स्पैन क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अब एक चीज और देखो, हम जिस भी प्लेनेट या जिस भी नक्षत्र का क्या करेंगे, सबलॉट करेंगे या नाइट डिवीजन करेंगे, तब हमें क्या देखना है, देखिए आपको सबलॉट दो जगह मिलते हैं। ये देखो, एक प्लैनेट का सबलॉट होता है, ध्यान रखना, है ना, और एक किसका सबलॉट होता है, कस्प का सबलॉट होता है। ठीक है, तो जब भी आप हाउसेस के सबलॉट पढ़ें तो उसको सीएसएल कहें, कस्पल सबलॉट कहें। जब आप प्लैनेट के सबलॉट पढ़ें तो उसको केवल सबलॉट कहें। ये ध्यान रखें, दो टर्मिनोलॉजी हमेशा ध्यान रखें। यदि मैंने कहा सीएसएल देखना है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैं हाउस के सबलॉट को देखना है मुझे, और जब मैं कहूंगा सबलॉट देखना है तो आपको यह ध्यान आ जाना चाहिए कि मुझे प्लैनेट के सबलॉट देखना है। ठीक है, ये सब सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके लिखा हुआ है। ठीक है, सबलॉट, सब सबलॉट। अब सब सबलॉट भी क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है, ये सब सबलॉट क्या होगा, उसके भी 9 हिस्से, किसके, जैसे 0 डिग्री 46 मिनट 40 सेकेंड, इसके भी 9 हिस्से कर दो। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आया था, 2 डिग्री 13 मिनट्स 20 सेकेंड आया था, इसके भी 9 हिस्से कर दो, तो सब लॉट बन जाएंगे। ठीक है, तो वो बहुत माइन्यूट कैलकुलेशन होता। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कस्पल सबलॉट और सबलॉट की थ्योरी को। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो साउथ इंडियन चार्ट दिखता है वो कितना डेप्थ में है। पहली चीज आपने क्या सीखी, ये जो डिब्बे बने हुए हैं ये प्लासिडस सिस्टम कहलाता है। दूसरी चीज आपने सीखी, इस प्लासिडस सिस्टम में राशियां फिक्स होती हैं, हाउसेस वेरी करते हैं, वो हाउस आपको आपके प्रारब्ध कर्मा के हिसाब से मिले हुए हैं। ठीक है, तीसरी चीज आपने क्या देखी कि इनमें प्लैनेट्स की जो डिग्री होती है उसके बेस पे हम ये देख सकते हैं कि प्लैनेट किसी राशि में किस नक्षत्र में बैठा है, जिस नक्षत्र में बैठा होगा उसका नक्षत्र लॉर्ड वो प्लैनेट बन जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज आपने देखी कि सन जो है वो किसके साइन में है, किसके स्टार में है, और किसके सब में, ये सारी चीजें आपने सीख ली। अब देखिए, अब हम सीखेंगे ये सिग्निफिकेशन। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं कहाँ से आते हैं। ठीक है, मैं आपको सारी थ्योरी इसलिए पहले बता दे रहा हूं कि जब आप अपन प्रैक्टिकल पे आएंगे तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। अंडरस्टैंड, ठीक। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, मैथ्स की चिंता ना करें, मैथ्स तो आपको कंप्यूटर करके दे देता सॉफ्टवेयर। देखो, बहुत ध्यान से देखना, O2 थ्योरी, इसको कहते हैं O2 थ्योरी। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसा देख लो, साउथ इंडियन से है, नॉर्थ इंडियन से, क्योंकि उसमें ना कस्प बने रहते हैं ना, समझ में नहीं आता। ये मैंने एक कुंडली बना दी। ठीक है, चलिए, ये तो आपको पता ना, हाउस नंबर 1 है। ठीक है, हाउस नंबर 2 है, ये इस डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है,
मीरा मैडम समझ में आ जाएगा ना आपको? हाँ सर, हाउस समझ में आ जाएंगे ना? हाँ ट्राई करेंगे सर। हाँ, क्योंकि ना वहाँ कस्प ना क्लियर नहीं रहता है साउथ में, वो डिग्री देख के समझना पड़ता है, इसीलिए इसमें समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी जब हम देखेंगे तो वो तो हमारे पास सब रहेगा। चलिए देखिए, कृष्णमूर्ति पद्धति का सबसे बेसिक और सबसे मेन फॉर्मूला क्या है? किसी भी प्लैनेट का रिजल्ट कौन देता है? स्टार लॉर्ड। किसी भी प्लैनेट का रिजल्ट कौन देता है? स्टार लॉर्ड। यही फॉर्मूला है कृष्णमूर्ति पद्धति का। अंडरस्टैंड? कृष्णमूर्ति पद्धति का यही फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूले के आधार पर पूरी कृष्णमूर्ति पद्धति बनी है, और आगे भी लोगों ने जो मॉडिफाई किया है उसी बेस पे मॉडिफाई किया है कृष्णमूर्ति पद्धति को। तो हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि एक फॉर्मूला जो आपको जीवन भर याद रखना है, कब तक? जब तक आपको कृष्णमूर्ति पद्धति पढ़नी है। अंडरस्टैंड? ठीक है। कृष्णमूर्ति पद्धति में प्रिडिक्शन करने के लिए एकमात्र फॉर्मूला है, किसी भी प्लैनेट का रिजल्ट जो है वो उसका कौन देता है? स्टार लॉर्ड। इसमें किसी को डाउट? ये तो आप लोगों को पता होगा, आपने जब भी पढ़ा होगा तो। सुना है कि नहीं सुना? बताइए। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, सभी इस चीज से फेमिलियर है ना, कि कृष्णमूर्ति पद्धति में किसी भी प्लैनेट का रिजल्ट कौन देता है? स्टार लॉर्ड। स्टार लॉर्ड। चलिए एक सेकंड। फॉर एग्जाम्पल, देखो ये जुपिटर है, दिख रहा है आपको? यदि मैं आपसे जी। क्वेश्चन पूछूं कि मुझे जुपिटर के रिजल्ट लेना है, तो जुपिटर के रिजल्ट कौन सा प्लैनेट देगा? क्या आंसर करेंगे आप? वीनस। 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 यही फॉर्मूला है। यदि हमें जुपिटर के रिजल्ट पता करना है तो जुपिटर के रिजल्ट को डिलीवर करने का काम किसके पास है? वीनस के पास है। क्यों है? क्योंकि वीनस इज द स्टार लॉर्ड ऑफ जुपिटर। और जुपिटर। किसी भी प्लैनेट के रिजल्ट को देने का काम कौन करता है? उस प्लैनेट का स्टार लॉर्ड का। ये चीज आप दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है? तो यदि हमें पता करना है कि जुपिटर के रिजल्ट कौन देगा, तो हम कैसे पता करेंगे? हमने यहीं पे एग्जाम्पल ले लिया है। हम पता करना चाह रहे हैं कि जुपिटर के रिजल्ट, ठीक है? तो जुपिटर के रिजल्ट कौन देगा भाई? वीनस। वीनस। प्लैनेट रिजल्ट किस रूप में देते हैं? हाउसेस के रूप में देते हैं, ठीक है? देखिए, O2 थ्योरी क्या होती है? सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहले कोई भी प्लैनेट कहाँ के रिजल्ट देता है? जहां बैठा है, वो बैठ। ठीक है? कहाँ पे वो बैठा है? कोई भी प्लैनेट कहाँ के रिजल्ट सबसे पहले देता है? जहां वो बैठा हुआ है। मैंने पढ़ाया था ना शुरू में, कोई Yes. प्लैनेट जहां बैठा है वहां के रिजल्ट सबसे पहले देगा वो, सबसे पहले। ओके। सेकंड नंबर पे कहाँ के देगा वो? जहां उसकी राशियां होंगी। राशि। जहां उसकी क्या होंगी? राशि। राशि। ठीक है। यह है O1 और यह है O2, ठीक है? ऑक्यूपेंसी एंड ऑक्युपाइड। समझ में आया? O2 का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी मतलब क्या होगा? फर्स्ट नंबर की सेकंड नंबर? ऑक्यूपेंसी की हिंदी क्या होती है? जहाँ पे वो बैठा हुआ है। प्लेस्ड है जहाँ पर। हाँ, और ऑक्युपाइड मतलब? जो हाउस की राशियां हैं। जहां उसकी राशियां। भाई एक घर जहां पर आप रह रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए 2 घर आपने और बनाए रखे हैं जो कि किराए से दे रखे हैं, तो वो घर भी तो आप ही के हैं ना। लेकिन आपका सबसे अधिक इम्पैक्ट कहाँ होगा? जहां आप रहते हैं। इसीलिए कृष्णमूर्ति पद्धति का सबसे सेकंड फॉर्मूला, वैदिक का भी सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या है? कोई प्लेनेट सबसे पहले कहाँ के रिजल्ट देता है? जहां वो बैठा हो। तो ऑक्युपेंसी एंड ऑक्युपाइड, यही है O2। ऑक्युपेंसी एंड ऑक्युपाइड। अंडरस्टैंड? क्लियर है? अब देखिए इसको डिकोड कैसे करते हैं।
अब आते हैं हम जुपिटर। चलिए, जुपिटर कहाँ बैठा है, हाउस बताइएगा। 4th house. किस हाउस में है भाई? 4th 4th house. क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट? नो ये बैठा है जुपिटर 4th हाउस में। मीरा मैडम ये 4th हाउस है, ठीक है। हाँ सर। अब जुपिटर की राशि देखिए। 9 and 5th and 8th. हाँ, ये कौन सा हाउस है? 5th हाउस है। और ये कौन 5th सा हाउस and है? 8th. 8th. 8th हाउस है। सॉरी, 5th एंड 8th. ये जुपिटर के नंबर निकाल लिए आपने, ठीक है। 12. क्लियर है ये चीज? अब Yes. चूंकि जुपिटर के रिजल्ट जुपिटर नहीं देगा, कौन देगा? Venus. वीनस। तो आपको जुपिटर के साथ किसके नंबर निकालना पड़ेगा? Venus. वीनस के। Venus. तब जाके ये जुपिटर कंप्लीट होगा। वही फॉर्मूला है। वीनस कहाँ बैठा है? 12 house. 12th house. वीनस की राशि 2 नंबर और 7 नंबर कहाँ पर है? 7 नंबर पहले देखिए कहाँ पर है। 3rd house. 10th house. वेरी गुड, ठीक है। तो फाइनली जुपिटर के नंबर क्या आ गए? 4, 5, 8, 8, 12, 3, 12, 10. 10. ये नंबर आ गया। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो आज आपने एक चीज और सीखी कि नंबर कैसे निकालते हैं। अब देखिए लाइव प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं मैं आपको, है ना। ये तो मैंने आपको जी। समझाने के लिए बताया। अब मैं ये चीज आपको कुंडली में दिखाऊंगा मैं, है ना। ध्यान से देखना ना, ये तीसरी क्लास है आपकी केवल कुंडली के ऊपर, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्यों है? Yes. क्योंकि सब चीज तो हमको इसी के ऊपर करना है ना। सारा कैलकुलेशन, सारा माथा पच्ची तो हमें यही देख देख के करना रहता है ना। तो इसको जितना हम समझेंगे उतना ही क्या है, अच्छा है। चलिए, सेम चीज मैं आपको इस कुंडली में करके बता रहा हूं, ओके। चलिए हम जुपिटर को ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये जुपिटर है, जुपिटर का स्टार जी। लॉर्ड यहाँ पे वीनस है, ठीक है। इत्तेफाक से दोनों मैच कर गया। अब देखिए इस चीज को हम यहाँ देखेंगे। चलिए कोई एक व्यक्ति नोट करो इसको। ध्यान रखिए कि यदि आपको यहाँ नहीं देखना है तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसको कस्पल चार्ट कहते हैं, है ना। कभी भी ध्यान रखिए, किसी प्लेनेट की यदि राशि देखनी है तो लगना या D1 चार्ट देखते हैं हमेशा। किसी भी प्लैनेट की राशि पता करना है तो केवल और केवल लगना चार्ट या D1 चार्ट देखा जाता है। लेकिन यदि हमें उसके हाउसेस के बारे में पता करना है, कस्प के बारे में पता करना है, तो हमें कौन सा चार्ट देखना पड़ेगा? भाव चलित चार्ट कहते हैं इसका ना। ये दिख नहीं रहा, ढक गया है, वैसे छोटा करेंगे दिख जाएगा। ये लिखा ना, भाव चलित, दिखा आप लोगों को? जी। ठीक है, कस्पल चार्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। जब भी उसके हाउसेस पता करना है तो हमें कस्पल चार्ट देखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब साउथ देखिए, इंडियन में बहुत एक ही चार्ट में दिखाई देता है। हाँ ये यहाँ पे आपको एक ही चार्ट में दिख जाएगा, हाँ। ठीक है। यहाँ क्या थोड़ा देखना आसान होता है ना। यहाँ देखिए हाउस यहाँ शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है, ऐसा रहता है, ठीक है। यहाँ थोड़ा आसानी से दिख जाता है। चलिए अब मैं आपको जुपिटर सॉल्व करके बता रहा हूँ, है ना। चलो देखिए, सबसे पहले आप बताइए जुपिटर कहाँ बैठा है। ये देखिए, ये यहाँ पे देख के बताइए जुपिटर कहाँ बैठा है भाई। कौन सा 11th हाउस है? house. हाँ जी। 11th. house. देखो साउथ इंडियन चार्ट में देखो, ये 12 नंबर की डिग्री 27 से चालू हो रही है और जुपिटर 19 डिग्री पर पहले है ना वो। तो वो 12th की जगह कौन Yes. से हाउस में? 11th हाउस में, है ना। 11. अभी थोड़ा यहाँ जी। पहले पढ़ना पड़ेगा फिर समझना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी मैंने ये आपको जी। यहाँ पे बता दिया, प्लैनेट किस हाउस में बैठे हैं उसकी डिग्री से देखी जाती है, ठीक है। यहाँ आसानी से मिल जाता है। तो देखिए जुपिटर को हमने देखा किस हाउस में बैठा है भाई? 11th हाउस में, 11th. ठीक है। तो जुपिटर का एक नंबर क्या आ गया? 11. 11, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं? अब जुपिटर की राशि देखिए, 9 नंबर और 12 नंबर कहाँ लिखी है? 7th house and 7th 11. house. है 11. हाँ, 7 and 11 house ही 7 आएगा एंड सर, 11 ना। क्योंकि हाँ वो वहीं बैठा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 11 को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। ओके। 7 एंड 11 आएगा,
11 को रिपीट नहीं करेंगे, 11 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस। अब देखो भाई Venus. वीनस कहाँ बैठा कुंडली में? थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस। ठीक है। और वीनस की राशि कहाँ कहाँ है? ये क्या सिक्स्थ होता है हाउस एंड देखो 2 नंबर नहीं है ना, ध्यान रखना। हाँ 2 नंबर नहीं है सर, हाँ तो जस्ट ओनली क्या आएगा? सिक्स्थ ये हाउस। 6th हाउस, 3 एंड 6, 6। 3 एंड 6, 3 एंड 6। अब देखना जुपिटर के नंबर क्या आएंगे? 11, 11 7 7, 3 3, 6। 6। ये देखो वाइफर क्रिएट करके रख रहा हूं मैं, है ना, ये और ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा है? 3 11 6 7 8 क्या छूट गया? 8। 8. 8 कहाँ से छूट रहा है भाई? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, देखो 9th हाउस जो 9 नंबर की राशि है यहाँ तक भी है ना, ये 9 नंबर की राशि, ये जो 9 नंबर की राशि है यहाँ से लेकर ये जो हाउस है ना, कौन सा हाउस? जी 7th हाउस। हाँ मतलब ये जो 7th house राशि है, हाँ ये यहाँ तक कवर अप हो रही है, यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा ना, जैसे यहाँ 2 नंबर गायब हो गया था ना, दिख रहा है? जी 2 नंबर यहाँ गायब हो गए, तो जो गायब हो गया वो तो गया। लेकिन इस 9 नंबर की राशि में कौन सा हाउस इंक्लूडेड है? 8th हाउस, 7 एंड 8। तो जुपिटर की जहां हमने राशि लिखी है, ये यहाँ पे कौन सा हाउस और ऐड ऑन हो जाएगा? 8। क्यों हो जाएगा? समझ में आ गया ना? जी। ठीक है। तो हमारे फाइनल सिग्निफिकेटर क्या बने? और इसको 11 साउथ 7 इंडियन 8 में 3 एक 6। बार 11 7 8 हाँ 3 जी, 6। साउथ इंडियन चार्ट में आप कह सकते हैं एक और बार। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो हमें देखना है कि जुपिटर सबसे पहले प्लेस्ड कहाँ है ना। तो हाँ देखिए सर, यहाँ लिखा है 12th हाउस, कहाँ से हाँ स्टार्ट हो रहा है? 27 डिग्री से। जुपिटर इज ऑन 19 डिग्री, इट मींस जुपिटर इज प्लेस्ड इन 11th 11th हाउस। हाउस। ओके क्लियर है? ओके ओके अब सर। हमें देखना है जुपिटर की राशि किन किन हाउसेस को कवर कर रही है। तो जो जुपिटर की राशि होती है वो 9 नंबर की राशि होती है एंड 12 नंबर की राशि होती है। देखिए ये 9 नंबर की है, देखो यहाँ अच्छा क्लियर हो रहा है। यहाँ देखो ये लिखा है 7 नंबर और 8 नंबर हाउस लिखा है, दिख रहा है ये जी सभी को? 7 नंबर एंड हाँ जी 8 नंबर। 8। और 12th नंबर की राशि में कौन सा हाउस है उसका? 12 नंबर की 11 राशि है ना पाइसेस, पाइसेस में कौन सी हाउस है? 11th हाउस है ना ये। 11th हाउस। 11th हाउस। जी हाँ तो देखो यहाँ क्लियर हो गया, ये चीज जो यहाँ पे छूट गई थी अपनी, है ना, यहाँ दिख गई आपको। जी 7 8 8 एंड एंड 11। 11 तो जो जुपिटर के सिग्निफिकेटर आए वो क्या है? 7 7 8 8 एंड 11। 11। ये चीज समझ में आ गया? हाँ अब जी ये हमने निकाला है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर ने निकाला है, ध्यान देना एकदम, है ना, सॉफ्टवेयर के नंबर। चलो कोई लिखो इसको, फिर मेरे को बताना। लिखो भाई, कोई भी लिख लो। 3 ऑर्डर में लिखना जो मैं बोल रहा हूँ, 3 11 6 8 7, 3 11 6 8 7। चलिए बताइए। 3 3 11 11 हाँ 6 8 11 8 7। 7 7। ऑर्डर में बताया ना आपने। हाँ सर। जी अब बताइए क्या जो हमने किया और जो सॉफ्टवेयर ने किया है वो सारे नंबर सेम है कि गलत है? सेम सेम है। क्या सर नंबर डिफरेंस है सेम इसमें? है, क्या ऑर्डर। डिफरेंस है इसमें? सीक्वेंस सीक्वेंस मिस हो गया। डिफरेंस है। प्रायोरिटी मान जहाँ पे बैठा हुआ है वो। हाँ सीक्वेंस में डिफरेंस है, इसका मतलब ये है कि इन नंबरों की अरेंजमेंट जो लिखी है सॉफ्टवेयर में वो भी कुछ ना कुछ क्या रखती है? इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, अब ध्यान देना, सबसे पहला नंबर क्या है 3 और दूसरा नंबर क्या है? 11 ये 3 नंबर किसका है? ये किसका सर है? वीनस का स्टार है। लॉर्ड। और ये 11 नंबर किसका है? जुपिटर। जुपिटर और ये प्लेसमेंट है, क्या है? प्लेसमेंट। प्लेसमेंट। ठीक है, पहली चीज।
दूसरी चीज, ये 3 और 11 में 3 पहले क्यों आया? पहले Star. इसलिए आया क्योंकि जुपिटर का स्टार लॉर्ड। रिजल्ट उसका स्टार लॉर्ड वीनस देगा भाई, तो हाँ वीनस हाँ इंपॉर्टेंट है यहाँ, इसीलिए इस 3 नंबर को सॉफ्टवेयर ने सबसे पहले लिखा है। अगर फिर उसके बाद क्या लिखा उसने? जुपिटर की प्लेसमेंट, क्योंकि प्लैनेट की प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड? यस जी क्लियर है? Yes. फिर देखो किसका हाउस है ये? वीनस का हाउस है, वीनस का। ठीक है। फिर स्टार लॉर्ड को इंपॉर्टेंट देना है आपको। ये देखो स्टार लॉर्ड है ना वीनस, ठीक यस है। फिर उसने प्लैनेट के हाउस लिखे हैं, ठीक है, ये प्लैनेट के हाउसेस लिखे हैं। क्लियर हो गया? तो प्लेसमेंट जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लेसमेंट, प्लैनेट जहां बैठा है, ठीक है। तो हमने देखा कि इसके सिग्निफिकेंट 3, 11, 6, 8, 7 है, लेकिन 3 और 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए आपको देखा कि जुपिटर के सामने ये नंबर लिखे, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि जुपिटर कहाँ बैठा है। जो भी सेकंड नंबर पे 11। नंबर लिखा होगा, इससे आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे ना कि जुपिटर प्लेस्ड कहाँ है? 11th हाउस में। और जुपिटर का स्टार लॉर्ड कहाँ पे प्लेस्ड है? थर्ड हाउस में। फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट नहीं, थर्ड Okay. हाउस। देखो दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं, सैटर्न। सैटर्न उठा लिया हमने। सैटर्न के सामने 11 लिखा है और 9 लिखा है, ठीक है। तो सैटर्न कहाँ प्लेस्ड होगा? 11 नंबर पे कि 9 नंबर पे? 9 नंबर पर। 9 नंबर। और जो सैटर्न का स्टार लॉर्ड कौन है? राहु, वो कहाँ राहु प्लेस्ड होगा? 11th। देख लो यहाँ ऊपर जाके, सर गलत तो नहीं है? देखो ये राहु दिख रहा है 11th हाउस में, यस 11th में है ना राहु। हाँ जी। सैटर्न का हाँ हाँ स्टार लॉर्ड 11th में है, और सैटर्न कहाँ बैठा है? देखो 10 के नीचे लिखा है, मतलब किस हाउस में है? 9th हाउस में है ना 9th हाउस भाई। में। 10 के नीचे लिखा है तो 9th हाउस में। जी 10 के ऊपर लिखा होता तो 10th हाउस में होता। देखो ये आप इन नंबरों से बिना चार्ट को देखे हुए उसकी प्लेसमेंट देख सकते हैं। ये देखिए मैंने अभी बताया था, सेकंड नंबर जो होती है उस प्लैनेट की प्लेसमेंट होती है। मतलब यदि आप सैटर्न के नंबर देख रहे हैं तो आप यहां से पता चल जाएगा सैटर्न 9 नंबर हाउस में बैठा हुआ है, और सैटर्न का जो स्टार लॉर्ड राहु है वो कहाँ पे बैठा है? 11th हाउस। तो जब आप प्रिडिक्शन करेंगे तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाउस 11th हाउस है। जब आप सैटर्न से कुछ रिजल्ट लेना चाह रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस आपके लिए 11th हाउस हो जाएगा। मतलब जब सैटर्न के रिजल्ट देने की बारी आएगी तो सबसे पहले किस हाउस के रिजल्ट देगा वो आपको? 11th हाउस। 11th 11 के। फिर किसके रिजल्ट देगा वो? 9th हाउस। 9th। बाकी तो सब सेकेंडरी फिर है, ठीक है। आपको किसी चीज पे डिसीजन लेना है तो आपके लिए 2 मेजर इंपॉर्टेंट नंबर है, शुरू के 2, ठीक है। बाकी तो वो हेल्पिंग नंबर है, ठीक है। वो भी सिग्निफिकेशन काम करता है, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट भी होता है ना कोई चीज, और वीकेस्ट भी होता है। क्लियर हो गया? जी तो आपने ये भी सीख लिया कि ये सिग्निफिकेटर कैसे निकालते हैं। ये नंबर्स आप सीख गए कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपने जी ये कुंडली जो बनी हुई है उसका 90% सारी चीजें जान ली। ये साइन लॉट कहाँ से आया, स्टार लॉट कहाँ से आया, सब लॉट कहाँ से आया, नंबर कहाँ से आया। नंबर O2 थ्योरी से आते हैं, ऑक्यूपेंसी एंड ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपेंसी मतलब जहां उसकी राशियां, जहाँ ऑक्यूपाइड मतलब जहां वो बैठ गया, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला। O2 क्यों है? क्योंकि इसको रिपीट करना है प्लैनेट और स्टार लॉट के लिए। जैसे ही आप प्लैनेट और स्टार लॉट दोनों के नंबर जोड़ेंगे तब जाके वो उसके सिग्निफिकेटर आएंगे। इसीलिए कभी कभी जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो बोलते हैं, हम मान लीजिए सन की महादशा देखना है तो कृष्णमूर्ति पद्धति कहती है सन के रिजल्ट तो उसका स्टार लॉर्ड देगा, मतलब मून देगा, तो हमें तो मून देखना चाहिए, ठीक है। अभी आपने रूल पढ़ा ना कि सन के रिजल्ट कौन देगा? मून। मान लीजिए हमें सन की महादशा चेक करनी कि मेरी सन की महादशा कैसी जाके, तो अकॉर्डिंग टू केपी रूल हमको तो फिर मून को देखना पड़ेगा, क्योंकि सन के रिजल्ट देखना तो हमें मून को देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो सिग्निफिकेटर लिखे हैं वो स्टार लॉट को इंक्लूड करके लिखे हुए हैं। इसीलिए यदि आपको सन की महादशा चेक करना है, सन प्लैनेट को चेक करना है, सन के रिजल्ट चेक करना है, आप सन के लिखे सामने नंबरों को ही देख सकते हैं। आपको दूसरी चीज देखने की आवश्यकता नहीं है नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। एक कंफ्यूजन ये भी होता है। क्लियर है? ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं ये एडवांस लेवल है, यदि आप
आगे पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आएंगी। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये भी थोड़ा सा एडवांस लेवल है, इनको हाउस सिग्निफिकेटर कहते हैं। ठीक है, समझ लीजिए ये होते क्या है। ठीक है, ये हाउस सिग्निफिकेटर है। इसका मतलब है कि यदि मैं बोलूं सेकंड हाउस को सिग्निफाई करने वाला प्लैनेट कौन सा है, तो आप आंसर करेंगे मर्क्यूरी। मैं आपसे बोलूंगा थर्ड हाउस को सिग्निफाई करने वाले कौन कौन से प्लैनेट है, दैट इज जुपिटर, वीनस, सन एंड मून। जिस हाउस को जितने ज्यादा प्लैनेट सिग्निफाई करते हैं उस हाउस के रिजल्ट आप दशा भुक्ति अंतरा में उतने ज्यादा ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्यों? क्योंकि वो प्लैनेट दशा भुक्ति अंतरा कहीं ना कहीं तो आएंगे ही आएंगे, और यदि वो आएंगे और वो उस हाउस के सिग्निफिकेटर बने हैं तो रिजल्ट देंगे ही देंगे। अंडरस्टैंड? जैसे मैं इस व्यक्ति की बात करूं शादी की, तो शादी के लिए कौन सा हाउस देखते हैं भाई? 7th हाउस। 7th तो 7th हाउस के जब इस व्यक्ति को रिजल्ट लेना होगा तो उसकी हेल्प करने के लिए मात्र 2 ही प्लैनेट है, मून और जुपिटर। लेकिन यदि इसको मान लीजिए एजुकेशन की बात करें तो केपी में एजुकेशन 4th हाउस होता है, तो इसकी एजुकेशन को हेल्प करने वाले कितने सारे प्लैनेट दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे, हालांकि रिपीटेड है फिर भी। यस। या 5th हाउस देख लो, 5th हाउस किसका होता है? एंटरटेनमेंट का होता है। ठीक है, और किसका होता है 5th हाउस? और किसका होता है? अचानक, हाँ जी, चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ का होता है। हाँ, मान लीजिए ये चाइल्ड बर्थ का केस देख रहे हैं तो इसके चाइल्ड बर्थ की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाएंगी। क्यों बढ़ जाएंगी? क्योंकि इतने सारे प्लैनेट बैठे हैं, जब ये दशा भुक्ति अंतर में आएंगे तो उस हाउस के रिजल्ट देंगे ही देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये सभी को? हाँ ठीक है, तो ये आज का टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्लियर है ये चीज? जी। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो प्रश्न करिए। सर केपी में एस्पेक्ट नहीं लिया जाता? हाँ, एस्पेक्ट लेते हैं, वेस्टर्न एस्पेक्ट लेते हैं। ठीक है, वो जब आप एडवांस पढ़ेंगे तो उसमें वेस्टर्न एस्पेक्ट आता है।